नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने ही YouTube चैनल पे मैं पंकज कटारिया फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपकी ही क्लास में। देखिए दोस्तों, आज का ये जो सेशन है हमारा, ये एक महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि अब राजस्थान सरकार ने संगणक भर्ती परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित कर दी है और आपको पता है 3 मार्च को ये परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में सीधे जो छपने वाले प्रश्न है आज हम उनकी चर्चा करेंगे, यानी ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा, हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न जो है उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 जो है वो साथियों कह रहा है कि मांग में सम्मिलित होता है, कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो मांग में सम्मिलित होती है। देखिएगा, पहली है वस्तु की इच्छा या आवश्यकता, वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु खरीदने की क्रय शक्ति। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है? मुद्रा खर्च करने की इच्छा शक्ति। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो आपको जब मैंने मांग पढ़ाया था तो मैंने मांग में आपको बताया था कि मांग करने से ही कोई मतलब नहीं होता है जब तक व्यक्ति के पास उस वस्तु की खरीदने की कोई क्रय शक्ति ना हो। इसका मतलब मीन्स क्या हो? मनी नहीं हो। ओके, वस्तु की मांग के लिए इच्छा या आवश्यकता का होना भी जरूरी होता है और मुद्रा की होना ही व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ में हम ये भी कहें कि उसको मुद्रा खर्च करने की इच्छा शक्ति भी उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिएगा, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये कह रहा है मांग शब्द के साथ इनमें से कौन सी शब्दावली जुड़ी हुई नहीं है। गौर कीजिएगा, कह रहा है कि नहीं है। यहां आपको इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है, नहीं है या है। अब यहां एक एक ऑप्शन को देखिएगा। समय, यानी मांग के साथ में समय का हम ये कहें जुड़ा हुआ होता है। समय बहुत जरूरी होता है मांग के साथ में। दूसरा ऑप्शन देखिएगा उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी जो है स्थान, ऑप्शन नंबर डी जो है कीमत। तो यहां मांग के साथ में 3 शब्दावलियां जुड़ी हुई होती हैं। समय जुड़ा हुआ होता है, स्थान जुड़ा हुआ होता है और कीमत जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा हुआ नहीं होता है तो उत्पादक, क्योंकि मांग का संबंध साथियों उत्पादक से नहीं होता है, मांग का संबंध उपभोक्ता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहेगा? बी राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, बी। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों क्या कहता है? जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु की कीमत तथा मांग मात्रा के मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इंपॉर्टेंट इसे हम कहें एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं सारे, लेकिन ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, कीमत और मांग मात्रा के मध्य संबंध पूछा जा रहा है आपसे कि कीमत और मांग मात्रा के मध्य संबंध कैसा होता है। तो हमें पता है कि अगर कीमत प्लस होती है, प्राइस अगर प्लस होती है, प्लस का मतलब बढ़ती है, तो डिमांड क्या होती है? डिमांड माइनस होती है, डिमांड घटती है। तो कीमत और मांग मात्रा के मध्य संबंध कैसा होता है? हमने देखा संबंध होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब एक प्लस की तरफ है तो एक माइनस की तरफ है, यानी दोनों की दिशा बिल्कुल अलग अलग, दोनों अलग अलग दिशाओं में चलेंगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मांग वक्र का बाएं से दाएं, मांग वक्र का कहां से कहां? बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरते हुए होना किस बात को दर्शाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि मांग वक्र का बाएं से दाएं, वो भी किस साइड में? नीचे से नीचे की तरफ, सॉरी, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरते हुए होना किस बात को दर्शाता है। और हम यहां आकृति बना सकते हैं कि बाएं से दाएं किस प्रकार। ये ले लीजिए, ये आकृति आपके बन गई है। ये हमारा हमने देखा वाई अक्ष, ये ओ अक्ष और ये एक्स अक्ष। यहां बाएं से दाएं गिर रहा है मांग वक्र और ये किस बात को दर्शाता है? हमने कहा कीमत। पहला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, कीमत तथा मांग के धनात्मक संबंध को, जो कि सही ऑप्शन नहीं है। कीमत तथा मांग के विपरीत संबंध को, ये ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। सी ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है?
कीमत तथा मांग के मध्य कोई संबंध न होने को, हमें पता है कि कीमत और मांग के मध्य संबंध पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाता है। अब हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो वो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी सही है, जबकि उपयुक्त सभी सही नहीं है, हमने देख लिया है कि, तो यहां सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कि कीमत तथा मांग के मध्य संबंध कैसा, विपरीत। और अभी अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने चर्चा की थी कि कीमत अगर बढ़ती है, प्राइस अगर प्लस होती है तो डिमांड क्या होती है साथियों, माइनस होती है। कैसा संबंध हो गया, विपरीत संबंध हो गया। किस किस के मध्य, कीमत और मांग के मध्य संबंध कैसा हो गया, विपरीत हो गया। तो यहाँ ऑप्शन आपका जो बी है इस प्रश्न का, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वस्तु की कीमत तथा मांग मात्रा के मध्य पाए जाने वाले संबंध को सारणी रूप में व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यानी सारणी के रूप में अगर हमें संबंध दर्शाना है किस किस के मध्य, प्राइस और क्वांटिटी के मध्य, तो उसे हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, क्या कहेंगे उसे, ध्यान दीजिएगा। यहां मांग वक्र, देखिए मांग वक्र जो है ये तो मानते हैं कि मांग वक्र कीमत और प्राइस के मध्य, कीमत और डिमांड के मध्य संबंध बताता है, लेकिन वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, यानी वो सारणी नहीं होती है। ओके, हम बात करें मांग अनुसूची, तो ये मांग जो अनुसूची है ये सारणी के रूप में संबंध है। अनुसूची का मतलब ही सारणी होता है, पूर्ति अनुसूची का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पूर्ति अनुसूची का संबंध किससे होगा, पूर्ति अनुसूची का संबंध पूर्ति मात्राओं से होगा। उपभोक्ता सूचकांक भी यहाँ संबंधित नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उपभोक्ता की आय में हुआ सकारात्मक परिवर्तन, यानी सकारात्मक परिवर्तन, इस शब्द को आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन का मतलब है कि इनकम क्या हो रही है, प्लस हो रही है, आय बढ़ रही है, इनकम प्लस हो रही है। ओके, ये कह रहे हैं कि उपभोक्ता की आय में हुआ सकारात्मक परिवर्तन घटिया वस्तु की मांग में किस प्रकार का परिवर्तन लाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आय बढ़ती है तो हमने देखा था कि घटिया वस्तु किसे कहेंगे, कि जब आय बढ़ जाए, आय बढ़ जाए, और आय बढ़ने पर अगर किसमें कमी हो जाए, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं में कमी हो जाए, तो ऐसी वस्तु कहलाएगी घटिया वस्तु, ऐसी वस्तु कहलाएगी घटिया वस्तु। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा, उपभोग, क्वेश्चन नंबर 6 को वापस से एक बार पढ़िएगा आप, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता की आय में हुआ सकारात्मक परिवर्तन घटिया वस्तु की मांग में किस प्रकार का परिवर्तन लाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मांग में वृद्धि, जबकि हमें पता है कि आय अगर बढ़ती है घटिया वस्तुओं के संबंध में तो मांग में कमी आती है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मांग में कमी, तो यहाँ आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी मांग अपरिवर्तित रहेगी, तो अपरिवर्तित रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, तो ए और बी दोनों है ही नहीं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सामान्य वस्तु की स्थिति में, देखिए वस्तु कैसी है, सामान्य, यानी नॉर्मल गुड्स है। सामान्य वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता की आय में कमी, इससे पहले वाला प्रश्न आय में वृद्धि बता रहा था, अब प्रश्न क्या कर रहा है, आय में कमी, यानी आय जो है माइनस हो रही है। ठीक है, आय में कमी मांग मात्रा में किस प्रकार का परिवर्तन लाती है, मांग मात्रा में किस प्रकार का परिवर्तन लाती है। तो हमने देखा था कि अगर आय के बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाए और आय के घटने पर डिमांड भी घट जाए, तो ऐसी वस्तु कहलाएगी सामान्य वस्तु। और सामान्य वस्तुओं की स्थिति में हमने देखा, यहां पूछ रहा है कि आय में कमी मांग मात्रा में किस प्रकार का परिवर्तन लाएगी, तो मांग में वृद्धि तो नहीं करेगी, मांग में क्या करेगी, कमी करेगी, मांग में कमी करेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 अंतर क्या है 6 और 7 में, 6 क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो घटिया वस्तुओं के बारे में था, और क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कौन सी वस्तुओं के बारे में,
सामान्य वस्तुओं के बारे में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है राइट ऑप्शन है, यानी मांग में कमी हो जाएगी अगर आय में कमी हो जाती है तो, सामान्य वस्तुओं के संबंध में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की क्या है, स्थानापन्न है। स्थानापन्न का मतलब क्या है, स्थानापन्न का मतलब होता है कि जिनका हम एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग कर सकते हो। एज ए एग्जांपल हमने देखा था टी एंड कॉफी, एज ए एग्जांपल टी एंड कॉफी, यानी ये ऐसी वस्तुओं के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि दो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की क्या है, स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट है, के लिए मांग वक्र किस आकृति का होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की स्थानापन्न है उनके लिए मांग वक्र का आकार कैसा होगा। देखिए हमने देखा कि नॉर्मल जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक आकृति का होता है, बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। क्षैतिज मांग वक्र हम ये कहें कि हो ही नहीं पाता है। मांग वक्र की अगर लंबवत स्थिति देखें तो लंबवत स्थिति भी मांग वक्र की नहीं होती है। अब यहां हम बात करें स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में, तो स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग वक्र का जो आकार रहेगा वो धनात्मक आकृति का होगा। धनात्मक का मतलब हम आपको बता भी सकते हैं कि मांग वक्र कैसा रहेगा, यहाँ इस तरीके से देखिए आप कि बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, जैसा कि मैंने रेखा चित्र बनाया, बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मांग वक्र डी जो मांग वक्र है कैसा बन रहा है, ऊपर से हम ये कहें बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, और ऐसी आकृति को हम कहते हैं धनात्मक आकृति। तो स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग वक्र की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 9 भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है, ये प्रश्न है पूरक वस्तुओं के लिए, किनके लिए, पूरक वस्तुओं के लिए। और प्रश्न क्या कह रहा है, दो पूरक वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र की आकृति कैसी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूरक वस्तुओं के लिए। तो साथियों देखिए पूरक वस्तुएं कैसी होती हैं, हमने देखा कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका साथ साथ प्रयोग होता है। जैसे एक कॉमन उदाहरण हम लेते हैं, पेन और स्याही, यानी पेन और इंक जो है, इंक ये क्या है, पूरक वस्तुओं का उदाहरण है, पेन और इंक। ओके, तो पेन और इंक जो है पूरक वस्तुएं हैं, इनका साथ साथ ही प्रयोग होता है, और पूरक वस्तुओं के लिए मांग वक्र की जो आकृति होती है वो सामान्य मांग वक्र के समान ही बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती हुई होती है साथियों, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती हुई। यानी यहाँ हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपसे इसमें पूछा गया है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। असमान का मतलब है कि राष्ट्रीय आय का डिस्ट्रीब्यूशन हम कहें इक्वल तरीके से नहीं हो पाया है। असमान वितरण यानी गरीब और अमीर के मध्य बहुत ज्यादा डिफरेंस बना हुआ है। किस प्रकार की वस्तुओं की मांग को प्रेरित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जब हम कहें कि जब असमान वितरण होता है किसका, राष्ट्रीय आय का, तो ऐसी स्थिति में सामान्य वस्तुओं की मांग तो हो ही नहीं पाती, क्योंकि सामान्य वस्तुओं की मांग कब होती है, जब राष्ट्रीय आय का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, समान हो। परंतु यहाँ पहले ही अगले क्वेश्चन में कहा है कि राष्ट्रीय आय का वितरण कैसा है, असमान। और असमान जब वितरण होता है तो हम ये कह सकते हैं कि देश की अधिकांश संपत्ति पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। तो ऐसी अवस्था में जब राष्ट्रीय आय का वितरण असमान है तो किन वस्तुओं की मांग अधिक होगी, विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक होगी साथियों। विलासिता का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो शान और शोभा बढ़ाने के काम आती हैं, जैसे गहने, जैसे हम ये कहें हीरे जवाहरात। तो ये सारी वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती हैं, इन्हें आप वेबलेन गुड्स भी कह सकते हो। तो ऐसी जब मांग हम कहें जब राष्ट्रीय आय असमान हो तो ऐसी अवस्था में विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक होती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के लिए, और 10 क्वेश्चन ये आपके हम कहें आपके जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि ये संगणक भर्ती परीक्षा में मैं कहता हूं, यकीन से कह रहा हूं कि सीधे सीधे ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों। ओके, बी कंटिन्यू, बी रेगुलर एंड थैंक यू।